सो हेलो वेलकम बैक एवरीवन, इट्स नाउ द ब्यूटीफुल वंडरफुल सा वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा चैप्टर। अच्छा, आज का जो टॉपिक पहला टॉपिक होगा वो है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा हम लोगों ने लास्ट क्लास जो है देखा है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिस। ठीक है, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिस। अब हम लोग करने वाले हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा। ठीक है, तो एग्जामिनेशन में ना कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग कि ये अगर पूछ लिया रेस सब जुडिस पूछ लिया तो आप रेस जुडिकाटा लिख दोगे, रेस जुडिकाटा लिख दिया तो आपको लिख देना है रेस सब जुडिस। तो ये एग्जामिनेशन में बहुत कॉमन मिस्टेक है हर स्टूडेंट को, तो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना है। एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रेस सब जुडिस का मतलब होता है स्टे ऑफ सूट। अगर सेम सूट, आप सेम पार्टीज, सेम सब्जेक्ट मैटर आपका पेंडिंग है किसी भी इंडियन कोर्ट में, एंड वही सेम सूट, सेम सब पार्टी, सेम सब्जेक्ट मैटर लेकर आप अगर पेंडिंग सूट को दूसरे किसी कोर्ट में फाइल करने जाओगे तो वहाँ पे लग जाएगा आपका स्टे ऑफ सूट। समझ में आ रहा है? ओके। इसके बाद जो है ना ये रेस जुडिकाटा, ये क्या होता है मैं सबसे पहले आपको नॉर्मल इंग्लिश भाषा में समझा देता हूँ या तो हिंदी भाषा में समझा देता हूँ। देखो, बात ये होता है कि हमारा रेस सब जुडाइस में क्या होता है कि हम लोग सेम सूट जो है जो कि पेंडिंग है। देखो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, टेंशन वाली बात नहीं है। ये जो रेस सब जुडाइस, रेस जुडी काटा, एक है हमारा रेस जुडी काटा, दूसरा है हमारा रेस सब जुडाइस। तो रेस तो सेम ही रहेगा और जे सेम ही रहेगा। तो देखो एक बार अच्छे से, रेस जुडिकाटा एंड रेस सब जुडाइस एग्जामिनेशन में पूछ लेगा। तो अपने को इतना पता है कि सर किसी भी दो पार्टीज जो है ना, सेम पार्टीज, सेम सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, एंड सेम पार्टीज, सेम सब्जेक्ट मैटर, सेम सूट जो कि पेंडिंग है। क्या है बताओ? पेंडिंग है कहाँ पे? इंडियन कोर्ट में। तो इंडियन कोर्ट में अगर पेंडिंग है तो इसी चीज को आप दूसरे किसी सेकंड इंडियन कोर्ट में फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपका ऑलरेडी इंडियन कोर्ट में मामला चल रहा है और पेंडिंग है, वो अभी तक डिसीजन नहीं आया है। तो जब तक कि ना डिसीजन आ जाए, देखो आपको पता है कि नॉर्मली इंडिया में कोई भी केस अगर कोर्ट में चल रहा है तो उसका डिसीजन आते आते 2 साल, 3 साल, 4 साल लग जाता है। तो बाकी के जो लोग हैं, जो पार्टीज़ होते हैं केस का, वो लोग क्या होते हैं ना कि वो लोग सोचते कि यार अभी मतलब 1 साल हो चुका है, अभी तक जजमेंट नहीं आया, कहीं दूसरे कोर्ट में जाके फाइल करते फटाफट जजमेंट आ सकता है। तो वो अलाउड ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ चुका है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अब है रेस जुडिकाटा। देखो बहुत अच्छे से यहाँ से ही आपका हो जाएगा। ये सेम दो पार्टीज होगा। देखो सेम दो पार्टीज, ठीक है, सेम पार्टी, सेम सब्जेक्ट मैटर, सेम सूट, है ना। इनने क्या किया है? इनने फाइल तो किया है इंडियन कोर्ट में और जजमेंट भी आ चुका है। जजमेंट आ चुका है मतलब पहले वाले में तो पेंडिंग था, यहाँ पे जजमेंट आ चुका है। ठीक है, तो आप सोच रहे होगे सर जजमेंट अगर आ चुका है तो क्या दिक्कत है, फिर तो ठीक है, सही है, सब कुछ सही चल रहा है।
आपको जजमेंट पसंद नहीं आया, आपको लग रहा है कि ये जो जजमेंट मेरे को मिला है ना, मेरे को ये नाइंसाफ़ी है, तो ये जो पार्टीज़ होते हैं ना, मतलब ये जो पार्टीज़ होते हैं, मतलब ये जो लोग होते हैं, ये क्या करते हैं, जजमेंट आने के बाद दूसरे कोर्ट में चले जाते हैं, फिर से फाइल करते हैं, ठीक है, जो कि अलाउड नहीं है। दूसरे किसी इंडियन कोर्ट में वो चले जाएंगे, बोलेंगे मेरे को जजमेंट पसंद नहीं आया वो पहले कोर्ट का, इसलिए हमने आपके कोर्ट में फ़ाइल किया है, ठीक है। पहले कोर्ट ने तो जजमेंट सुना दिया है, इंडियन कोर्ट ने, फर्स्ट कोर्ट ने, अब सेकंड कोर्ट में चले जाएंगे, सेकंड इंडियन कोर्ट में जाएंगे, ठीक है, जो कि अलाउड नहीं है। तो सर अगर जजमेंट मेरे को पसंद नहीं आया तो कुछ तो रिलीफ मेरे को मिलना चाहिए ना। हाँ, आप एक चीज़ कर सकते हो, आप आपके जजमेंट के अगेंस्ट अपील कर सकते हो। समझ में आ रहा है? हायर कोर्ट में पकड़ लो, आपका किसी भी सिविल कोर्ट में जजमेंट सुनाया गया था जो आपको पसंद नहीं आया, तो अब अपील करो हायर कोर्ट में। हायर कोर्ट में आप अपील कर सकते हो, ठीक है। रिव्यू कर सकते हो, रिव्यू जो है रिव्यू कर सकते हो, रिव्यू सेम कोर्ट करता है। समझ में आ रहा है? अपील अगर करना है तो हायर कोर्ट में, तो सिविल कोर्ट, उसके ऊपर अगर हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट है हमारा, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में हम अपने को डाल देना है। तो अपील वगैरह कर सकते हो, लेकिन सेम केस फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डिफरेंस समझ में आ चुका है, बहुत सेम है। एग्जामिनेशन में आपको लगेगा सर यही है, यही ये इसका यहाँ पे डाल दोगे और इसका वहाँ पे डाल दोगे, तो इसको बहुत ध्यान से रखना है। सब जुडाइस और रेस जुडी काटा, ठीक है, यहाँ पे काटा लगा एंड यहाँ पे सब जुडाइस है, ठीक है। समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ज़्यादा बवाल। अब हम लोग सीधा जाएंगे हमारे नोट्स में, है ना। नोट्स में जाएंगे हम लोग, क्या है देखेंगे फटाफट। देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा, बोले मीनिंग क्या है? बार मतलब रोकना, और रिस्ट्रेंट ऑन रिपीटिशन ऑफ लिटिगेशन ऑफ द सेम इशू। रिपीटिशन नहीं होना चाहिए आपके लिटिगेशन का, रेपिटेशन नहीं होना चाहिए आपके लिटिगेशन का। फिर से बताओ, रेपिटेशन नहीं होना चाहिए आपके लिटिगेशन का। तो इसका मीनिंग क्या है? रेस जुडिकाटा का मीनिंग है बार और रिस्ट्रेंट ऑन रेपिटेशन ऑफ लिटिगेशन ऑफ द सेम इशू, ठीक है। देखो, इफ़ द केस हैज़ ऑलरेडी बीन एडजुडिकेटेड, ऑलरेडी एडजुडिकेशन हो चुका है, जजमेंट आ चुका है बाय एन इंडियन कोर्ट, then the same parties cannot file the same case involving same subject matter in any other Indian court. Cannot file, ठीक है। However, appeals and revisions are possible. अपील करोगे आप हायर कोर्ट में, रिवीजन आपका सेम कोर्ट कर देगा, मतलब वो देख देगा कि जो उसने जजमेंट सुनाया है वो सही है कि नहीं, ठीक है। अब ये कंडीशन क्या होगा रेस जुडिकाटा का? एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ रेस जुडिकाटा। डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, इनडायरेक्टली केस लॉ, केस स्टडी के रूप में पूछ लेंगे, ठीक है ना। देखो, द मैटर मस्ट बी डायरेक्टली और एंड सब्सटैंशियली इन इशू इन टू सूट्स, ठीक है। द मैटर मस्ट बी डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू इन टू सूट्स। इसका मतलब क्या होता है? दोनों सूट में जो मैटर है वो डायरेक्टली सेम है या फिर सब्सटैंशियली सेम है, ठीक है। सब्सटैंशियली सेम होता है, अच्छा खासा जो है पूरा सिमिलैरिटी मिल रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो लोग जो है ना, थोड़ा उनका जो केस है फाइल करने का तरीका बदल के वो लोग सोचते कि जुडिशरी को जो है बोका बना के वो लोग दूसरे कोर्ट में जाके फाइल कर देंगे और जुडिशरी को पता नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है ना? तो इस बात का ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। तो द मैटर मस्ट बी डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू इन द टू सूट्स। नेक्स्ट, द प्रायर सूट शुड बी बिटवीन द सेम पार्टीज, बिटवीन द सेम पार्टीज ऑफ पर्सन क्लेमिंग अंडर दैम। तो आपको याद कैसे रखना है ये सारा पॉइंट?
सिंपल है, सेम पार्टीज याद रखना है, डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली सेम रखना है इन इशू इन टू सूट्स। फिर द पार्टी शुड हैव लिटिगेटेड अंडर द सेम टाइटल, तो सेम टाइटल के अंदर आपने लिटिगेशन फाइल किया है। फिर है द कोर्ट विच डिटरमाइंस द अर्लियर सूट मस्ट बी कंपिटेंट टू ट्राई द लेटर सूट। इसका मतलब क्या होता है? द कोर्ट विच डिटरमाइंस द अर्लियर सूट मस्ट बी कंपिटेंट टू ट्राई द लेटर सूट। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि सर आप तो ये कह रहे हो ना कि अगर ये कोर्ट है, इसने डिसीजन सुनाया और आप कह रहे हो कि हम लोग ये डिसीजन सुना दिया है तो हम लोग ये सेम केस जो है किसी दूसरी इंडियन कोर्ट में फ़ाइल नहीं कर सकते। हाँ करेक्ट, लेकिन सर ये हम लोग रिवीजन या फिर अपील तो कर सकते हैं ना, रिवीजन तो कर सकते हैं कम से कम। हाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है? कॉम्पिटेंट टू ट्राई द लेटर सूट। इसका मतलब ये होता है कि जो आपने दो केस, पहला केस ये दूसरा केस, ठीक है, ये फर्स्ट केस ये सेकंड केस, अब ये जो फर्स्ट केस आपने ये सेकंड केस, ठीक है, फर्स्ट केस आपने इस कोर्ट में फ़ाइल किया है ना, तो जो सेकंड केस आप दूसरे इंडियन कोर्ट में फ़ाइल करने के लिए जा रहे हो, तो हम लोग ये देखेंगे कि ये सेकंड केस जो आपने एकदम सिमिलर है पहले केस के साथ अगर हम लोग कंपेयर करें तो इट इज़ वेरी वेरी सिमिलर। सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दिस सेकंड केस, ठीक है, ये सेकंड केस जो है ये पहला वाला जो कोर्ट था ना जिसने ये जजमेंट सुनाया था, वो सुनने के लिए कैपेबल है कि नहीं, सुनने के लिए कैपेबल है कि नहीं। इसका मतलब समझाओ सर, एकदम दिमाग में हलवा हो रहा है सर, और अच्छे से समझाओ। देखो बात ये है कि हम लोग ये जो पूरा कंसेप्ट है ना, पूरा कंसेप्ट ये है कि ये एक पहला कोर्ट, ये दूसरा कोर्ट, ठीक है। पहले कोर्ट में हम लोगों ने जजमेंट सुना, अपने को पसंद नहीं आया और हमने दूसरे के कोर्ट में जाने के लिए जा रहे हैं सूट फाइल करने के लिए, ठीक है ना। तो लॉ कहता है कि सेम केस, सेम पार्टी, सेम मैटर आप दूसरे कोर्ट में जाके फाइल नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी जजमेंट आ चुका है। अपील रिवीजन करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये बंदा जो है ना, ये बंदा जो दूसरे कोर्ट में जा रहा है ना, वो कह सकता है, काउंटर दे सकता है लॉ को, कह सकता है कि सुन, ये जो कोर्ट ने जजमेंट सुनाया है ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं जो ये दूसरा केस फाइल करने जा रहा हूँ ना, ये केस सिर्फ यही कोर्ट सुन सकता है, ये कोर्ट नहीं सुन सकता। तो ये तो लेजिटिमेट हो जाएगा ना, फिर तो लेजिटिमेट हो जाएगा कि चलो ये कोर्ट सुन नहीं सकता इसीलिए तो वो दूसरे कोर्ट में जा रहा है। ये तो लेजिटिमेट वे दिखा देगा, हाँ जी, ये तो राइट वे दिखा देगा कि ये तो लेजिटिमेट है फिर कि हाँ ये पहला कोर्ट, ये जो दूसरा केस मैं फाइल करने जा रहा हूँ, ये दूसरा केस बहुत बड़ा केस है, ये वाला केस, ये वाला जो कोर्ट है जिसने जजमेंट सुनाया वो ये केस सुन ही नहीं सकता क्योंकि मेरा जो सेकंड केस है वो बड़ा केस है, जो बड़े कोर्ट में मैं जा रहा हूँ। तो अगर ये स्टेटमेंट सही हो जाए तो ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पहला वाला कोर्ट सुन नहीं सकता इसलिए हम दूसरे कोर्ट में जा रहे हैं जो बड़ा कोर्ट है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो इसको काउंटर करने के लिए लॉ में लिखा है कि भैया सुनो ना कि द कोर्ट विच डिटरमाइंस द अर्लियर सूट, जो पहला सूट, अर्लियर सूट जिसने डिटरमाइन किया, जिसने जजमेंट सुनाया, वही कोर्ट अगर कंपिटेंट है, कैपेबल है, वो सेकंड सूट, लेटर सूट जो फाइल कर रहा है ना बंदा सुनने के लिए, ट्राई करने के लिए वो कंपिटेंट है, तब जाके आपका ये रेस जुडिकाटा लग जाएगा। रेस जुडिकाटा मतलब अलाउ नहीं करेंगे। क्यों अलाउ नहीं करेंगे सर दूसरे कोर्ट में जाने के लिए? दूसरे कोर्ट में जाने के लिए क्यों अलाउ नहीं करेंगे? क्योंकि आपका ये जो पहला कोर्ट है ना, ये तो कंपिटेंट है, ये तो कैपेबल है सुनने के लिए, और आपका सेम सब्जेक्ट मैटर, सेम सब कुछ है, इसलिए हम लोग जो है आपके ऊपर रेस जुडिकाटा लगा रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ये सेम हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है कि कंपिटेंट है, ये कंपिटेंट है। अगर ये कोर्ट कंपिटेंट है, आप दूसरे कोर्ट में जाके टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो कोर्ट का? इसने जजमेंट सुना दिया ना एक बार,
और जो सेकंड केस तुम फाइल करने जा रहे हो किसी सेकंड इंडियन कोर्ट में, वो सेम है, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। और ये पहला कोर्ट भी सुन ही सकता था ये चीज़, तो तुम दूसरे कोर्ट में क्यों जा रहे हो, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है लॉ, तो रेस जुडिकाटा लगा देंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? ब्यूटीफुल तरीके से मैंने समझा दिया। भगवान कृष्ण जो है उनने भी आपको अगर समझाने आए तो समझ नहीं पाओगे आप, अगर आपने ये वाला नहीं समझा। ठीक है, ये समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, द कोर्ट विच determines the earlier suit must be competent court competent to try later suit। याद रखना, यह की पॉइंट्स यही को अंडरलाइन करना एग्जामिनेशन में। द सेम क्वेश्चन इज डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन द लेटर सूट। तो पहला तो था कि द प्रायर सूट शुड बी कहा गया, ये द मैटर, ये तो पहले मैटर था और ये था क्वेश्चन। द सेम क्वेश्चन इज डायरेक्टली सब्सटेंशियली इन इशू टू द लेटर सूट। ठीक है, सेम क्वेश्चन मतलब ये जो क्वेश्चन उठ रहा है सेकंड वाले केस में वो वही क्वेश्चन था जो पहले केस में उठा था। तो ये सारे जो है ना कंडीशंस है रेस जुडिकाटा के, ये अगर फुलफिल हो रहा है, ये कंडीशंस अगर सारा फुलफिल हो रहा है तो ये रेस जुडिकाटा लगवा सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा इज बेस्ड ऑन दीज ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी। नंबर 1, मतलब ये पब्लिक पॉलिसी, ये मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। ये मतलब सिंपल मतलब ये है कि अपने को डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा चाहिए क्यों, अपने को डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा चाहिए क्यों। तो नंबर 1 रीज़न है कि देयर शुड बी एन एंड टू लिटिगेशन। एंड टू लिटिगेशन का मतलब होता है कि भैया लिटिगेशन के ऊपर लिटिगेशन अगर लगाते रहे, मेरे को ये जजमेंट अच्छा नहीं लगा, मैं दूसरे कोर्ट में जा रहा हूँ फाइल करने के लिए। देखो, अगर दूसरे कोई, देखो क्या होता है ना, मैं आपको समझाता हूँ। अगर कोई इंडियन कोर्ट है, इसने भैया तुम्हारा केस का जजमेंट सुना है, तो जजमेंट क्या मतलब एक दिन में सुन आ गया क्या? नहीं, 1-2 साल लगा है जजमेंट को। तो उसमें जो प्रोसीजर टाइम लगा, एक के बाद एक चीज़ जो है करने के लिए, वो टाइम लगा, वो तो टाइम बहुत एक्सपेंसिव टाइम है ना। तो अगर ये सेम टाइम आप दूसरे कोर्ट में फिर से सेम रीज़न, कोई दूसरा रीज़न नहीं है, सेम चीज़ लेकर दूसरे कोर्ट में जा रहे हो, तो उन लोगों ने भी क्या करना है, सेम तरीके से टाइम लगवाना है। तो कोर्ट का टाइम वेस्ट हो रहा है, उनको तो एकदम स्क्रैच से करना होगा ना, क्योंकि आप सूट फाइल कर रहे हो, केस फाइल कर रहे हो। अगर आपने रिवीजन के लिए डाल दिया, इसका मतलब ये होता है कि आपका ऑलरेडी सारा पेपर वर्क है कोर्ट के पास, वो ऊपर से देखेगा कि सब सही से हम लोगों ने चेकआउट किया है कि नहीं, देखा है कि नहीं। अपील भी अगर करोगे किसी हायर कोर्ट में, तो ये लोअर कोर्ट का जो सारा डेटा है आपके केस से रिलेटेड, वो सारा जाएगा हायर कोर्ट में। फिर वो देखेंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे कि सही जजमेंट आया था कि नहीं। तो ये इजी होगा, ये टाइम कंज्यूमिंग कम होगा। लेकिन अगर आप दूसरे कोर्ट में जा रहे हो फिर से फाइल करने के लिए, वो ये वाला डेटा उनको नहीं मिलेगा। ये जो 2 साल का डेटा इतने मतलब कष्ट से निकाला है ना कोर्ट ने, वो नहीं मिलने वाला इस दूसरे कोर्ट को, क्योंकि दूसरे कोर्ट को पता ही नहीं कि आपका पहले जजमेंट आ चुका है। समझ में आ रहा है? तो उनने फिर से सारा डेटा जो है स्क्रैच से वो लोग हिसाब किताब करेंगे। तो ये क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, कोर्ट का टाइम व्यर्थ होगा। तो इंडिया में वैसे ही इतना सारे पेंडिंग केसेस है। तो अगर एक का जजमेंट अच्छा नहीं लगा दूसरे में चले गए, दूसरे का अच्छा नहीं लगा तीसरे में चले गए, तीसरे का अच्छा नहीं लगा चौथे में चले गए, ऐसे तो आप जाते रहोगे ना। तो क्या है, नेवर एंडिंग लिटिगेशन हो जाएगा। नेवर एंडिंग मतलब ख़त्म ही नहीं होगा, जब तक आपका मनपसंद जजमेंट ना आ जाए ख़त्म ही नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर लिखा देयर शुड बी एन एंड टू लिटिगेशन, मतलब बंद होना चाहिए लिटिगेशंस, केस फाइल करना ये बंद होना चाहिए। आपका केस था, एक ही केस है, उसी केस को सुनेंगे, सुनने के बाद इसको बंद करो, ये दोबारा नहीं सुना जाएगा। नेक्स्ट है, द पार्टीज टू अ सूट शुड नॉट बी हैरेस्ड टू एगिटेट द सेम इशू और मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड बिटवीन देम। इसका मतलब ये होता है कि देखो, 2 पार्टी है, एक पार्टी है बहुत पावरफुल, दूसरा है वीक। कोर्ट ने जजमेंट सुनाया वीक के फेवर पे, वीक के फेवर में
कोर्ट ने जजमेंट सुनाया, तो पावरफुल पार्टी को पसंद नहीं आया, तो पावरफुल पार्टी क्या कर रहा है, वो एगिटेट कर रहा है या तो एजिटेट कर रहा है, किसको उकसा रहा है, उसको परेशान कर रहा है, किसको, ये वीकर पार्टी को। किसके लिए बोल रहा है कि इस कोर्ट में मेरे को जजमेंट पसंद नहीं आया, हम लोग दूसरे कोर्ट में चलेंगे, सेकंड कोर्ट में चलेंगे। तो भैया पैसा कौन देगा, वो तो हैरेसमेंट हो रहा है ना। एक बार कोर्ट ने जजमेंट सुना दिया है, जजमेंट सुना दिया, ख़त्म, अब दूसरे कोर्ट में नहीं जा सकते। तो द पार्टीज टू अ सूट शुड मस्ट नॉट बी हैरेस्ड टू एजिटेट द सेम इशू और मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड बिटवीन देम, जो कि ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। समझे भाई मेरे। नेक्स्ट होगा सी, द टाइम कोर्ट शुड नॉट बी वेस्टेड, द टाइम ऑफ कोर्ट शुड नॉट बी वेस्टेड ओवर द matters that ought to have been and should have been decided in the former suit between the parties। former suit मतलब पहला सूट, फर्स्ट सूट में जो डिसाइड हो जाना चाहिए वो फिर से दूसरा सूट क्यों फाइल करना है, टाइम क्यों वेस्ट करना है कोर्ट का। तो यही है, ठीक है, आपको याद रखना है। द टाइम कोर्ट शुड नॉट बी वेस्टेड, द टाइम ऑफ कोर्ट शुड नॉट बी वेस्टेड। लास्ट पॉइंट है, it is a rule of convenience and not a rule of absolute justice। देखो, अगर आप absolute justice बोलोगे ना, तो absolute justice नहीं मिल रहा है आपको यहाँ पे, कि हो सकता है कोर्ट का जजमेंट कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया हो, कोर्ट का जजमेंट कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया हो, कोर्ट ने जो जजमेंट सुनाया वो एक्चुअली में सही ना हो, तो आपको तो हक मिलना चाहिए ना कि आप दूसरे कोर्ट में जाओ, लेकिन वहाँ पर भी मना कर रहा है कि दूसरे कोर्ट में आप नहीं जा सकते। तो यहाँ पर लॉ दावा नहीं कर रहा है कि ये एब्सोल्यूट जस्टिस दे रहे हम आपको, बोल नहीं रहा है कि ये एब्सोल्यूट जस्टिस है। इट इज़ नॉट अ रूल ऑफ एब्सोल्यूट जस्टिस, ये एब्सोल्यूट जस्टिस नहीं है, लेकिन ये कन्वीनियंस के लिए किया है हमने। कन्वीनियंस क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा लिटिगेशन हो रखा है ना, मतलब अगले 100 साल जो है ना पेंडिंग केसेस लग जाएगा ख़त्म करने के लिए जजेस को। समझ में आ रहा है? इट इज़ अ रूल ऑफ कन्वीनियंस, एंड ये कन्वीनियंस के लिए हम लोगों ने ये रूल निकाला है, नॉट अ रूल ऑफ एब्सोल्यूट जस्टिस। तो आप पूछो कि सर फिर तो न्यायालय जो है बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अनफेयर है। तो मैं आपको बता दूँ भैया, अपील करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोर्ट के पास टाइम है, हम अपील करो, ठीक है। नेक्स्ट, मे बी ऑफ 4 टाइप्स। कौन से टाइप्स है ये? इनका देखो, आप जो सूट फाइल कर रहे हो ना, डिपेंड करता है सूट का सब्जेक्ट मैटर, सूट का जगह, कौन से आदमी है जिसके साथ सूट फाइल हो रहा है, एंड कितना रकम का सूट है। ये डिपेंड करता है कौन से कोर्ट में जाएगा आपका केस, ठीक है। देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट मैटर। अगर क्रिमिनल एक्टिविटी है, किसी का मर्डर फर्डर कर दिया, तो वो सिविल कोर्ट में नहीं जाएगा, तो वो सिविल कोर्ट में नहीं जा सकता। तो सब्जेक्ट मैटर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट मैटर मैटर्स, ठीक है। फिर है, अगर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन आपको देखना होगा। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन मतलब टेरिटरी, ठीक है, कि आप जो सूट फाइल कर रहे हो, पकड़ लो आपके साथ गलत हुआ है कलकत्ता में, आप सूट फाइल कर रहे हो कर्नाटका में, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। आप सूट फाइल कर रहे हो लंदन में, क्या है पॉसिबल है? नहीं। तो ये जुरिस्डिक्शन मैटर करता है कि कहाँ पे आप सूट फाइल करो, कहाँ पे गलत हुआ है, वहाँ पे जाके आपको सूट फाइल करना होगा। फिर है जुरिस्डिक्शन ओवर पर्सन। पकड़ लो आप जो बाइडेन है, उनको आपको पसंद नहीं है, जो बाइडेन आपको पसंद नहीं है, तो आप जो बाइडेन के अगेंस्ट जो है ना केस फाइल करना चाहते हो, क्या पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल नहीं है। सिविल कोर्ट में तो है नहीं। अब पॉसिबल क्या है कि नहीं? हाँ, पॉसिबल है, लेकिन आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन भी लेना होगा कि आप कौन से आदमी के ऊपर, इंटरनेशनल अफेयर अगर है
तो वो पर्सन, वो बंदा जो है ना, वो मैटर करता है। नॉर्मल हम और आप है तो आप तो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन कौन से आदमी है वो भी देखना होगा, कहाँ पे हो रहा है, उनके अगेंस्ट अगर केस करना है आपको तो कैसे केस करना है, ये सारा चीज़, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। पकड़ लो 2000 करोड़ का घोटाला है, क्या आप छोटा मोटा सेशन कोर्ट में, छोटा मोटा सिविल कोर्ट में आप इसका जजमेंट सुनाया जा सकता? नहीं। ये जो रकम है ना, ये जो रकम है, ये इतना ह्यूज रकम है ना कि ये छोटे मोटे कोर्ट में नहीं जा सकता, ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, समझ में आ रहा है? तो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन मतलब पैसे का जुरिस्डिक्शन, की आपकी जुरिस्डिक्शन मतलब पावर ऑफ, आपका न्याय करने का पावर है कि नहीं उस कोर्ट का, तो वो पिक्यूनरी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। पिक्यूनरी वैल्यू ऑफ द सूट, क्या ये समझ में आ रहा है? ये इजी वे में समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट, और 3 प्रकार के डिफ्रेंशिएट हम लोग कर सकते हैं। जुरिस्डिक्शन कैन बी फर्दर कैटेगराइज्ड या फिर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज डिपेंडिंग अपॉन द पावर्स, डिपेंडिंग अपॉन द पावर्स। पहला है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, दूसरा है अपीलेट जुरिस्डिक्शन, तीसरा है क्रिमिनल एंड अपीलेट जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन वो कोर्ट होते हैं, वो कोर्ट होते हैं जहाँ पे आपका आप फाइल करते हो केस, आपका केस पहली बार ट्राई होता है। अ कोर्ट ट्राइज एंड डिसाइड्स सूट्स फाइल्ड बिफोर इट। उस कोर्ट के अगेंस्ट, कोर्ट के सामने आप अपना केस रख सकते हो, फाइल कर सकते हो, समझ में आ रहा है? वो है ओरिजिनल वाला कोर्ट, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अब है अपीलेट जुरिस्डिक्शन, अपीलेट वाला कोर्ट जो अपील सुनता है। A court hears appeals against decision or decrees passed by subordinate court। तो छोटे वाले कोर्ट जो डिसीजन सुनाते हैं उनका अपील सुनता है ऊपर वाला कोर्ट। सबऑर्डिनेट मतलब छोटा कोर्ट, नीचे वाला कोर्ट। तो मतलब किसी भी सिविल कोर्ट का अगर अपील वगैरह है वो हाई कोर्ट सुन सकता है, हाई कोर्ट ऊपर वाला है, उसका नीचे है सबऑर्डिनेट। अपील हमेशा ऊपर वाला सुनता है। पकड़ लो, मैं आपको एक परफेक्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, सुनो। मम्मी ने आपके साथ बहुत गलत कर दिया। मम्मी ने आपको सुबह सुबह मैगी बना के नहीं दी, ठीक है, आपको बहुत गुस्सा आया। आप मम्मी को रिक्वेस्ट करोगे, रिवीजन के लिए बोलोगे, मम्मी एक बार फिर से रिवाइज कर लो, एक बार फिर से देख लो कि अगर ये डिसीजन आपका चेंज हो सकता है कि नहीं। तो आप अपील करोगे। अपील किसको करोगे? मम्मी के ऊपर कौन है? पापा। तो पापा को करेंगे अपील, समझ में आ रहा है ना? तो ये लोअर कोर्ट, वो हायर कोर्ट। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, चलो, अपीलेट हो चुका है। क्रिमिनल अपीलेट जुरिस्डिक्शन, ये क्या होता है? द सुप्रीम कोर्ट, द हाई कोर्ट हैव बोथ ओरिजिनल एंड अपीलेट जुरिस्डिक्शन इन वेरियस मैटर्स। ठीक है, ये हाई कोर्ट अपील भी सुन सकता है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी ले सकता है, ओरिजिनल केसेस भी ले सकता है, एंड सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये पावर है। तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऐसे एक 2 कोर्ट्स है जहाँ पे ओरिजिनली केसेस फाइल हो सकता है एंड अपील भी सुन सकते हैं। समझ में आ रहा है? चलो, नेक्स्ट है प्लेस ऑफ सुइंग। ये टेरिटोरियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया, एक बार देख लेना बहुत अच्छे से। नेक्स्ट है हमारा प्लेस ऑफ सुइंग, जो कि है टेरिटोरियल। देखो, इफ अ रॉन्ग हैज़ बीन डन टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, गलत काम हुआ है किसके साथ? इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ, गाड़ी के साथ। गाड़ी तो मूवेबल है, सॉरी, आपकी बिल्डिंग वगैरह जो है उनके साथ गलत काम हुआ है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड। इमूवेबल प्रॉपर्टी से के साथ कुछ गलत हुआ है, तो सूट कहाँ पे फाइल होगा, केस कहाँ पे फाइल होगा? देन द सूट विल हैव टू बी फाइल्ड in that court under whose jurisdiction the immovable property lies। आपका immovable property ज़मीन जायदाद है कलकत्ता में, आप जाके फाइल कर रहे हो कर्नाटका में, हो सकता है? नहीं। क्या ये समझ में आ चुका है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद देखो, jurisdiction of more than one court, but if lies in jurisdiction of more than one court then any of those jurisdiction। मतलब आपका जो प्रॉपर्टी है ना वो कलकत्ता बिहार, कलकत्ता असम के बॉर्डर में है, तो आपका प्रॉपर्टी जो है कलकत्ता वाले कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आ सकता है, बिहार वाले कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आ सकता है। तो अगर ऐसा कोई कंसेप्ट है
तो आप किसी भी जुरिस्डिक्शन, किसी भी कोर्ट में जा सकते हो, या तो कलकत्ता वाला, या तो आपके बिहार वाला, या तो असम वाला। अब आपको सिर्फ ये डिटरमाइन करना है कि अगर आपका प्रॉपर्टी 2 कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आ रहा है तो किसी भी कोर्ट में जा सकते हो आप। लेकिन अगर आपका प्रॉपर्टी किसी एक जुरिस्डिक्शन में आ रहा है, एक कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आ रहा है, तो आपको वहीं पे जाके केस फाइल करना है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है, इफ रॉन्ग हैज़ बीन डन टू अ पर्सन और मूवेबल प्रॉपर्टी, मूव करने वाला प्रॉपर्टी, कार, पर्सन, ठीक है, देन प्लेंटिफ कैन फाइल, प्लेंटिफ मतलब वो दुखी आत्मा जिसके साथ गलत हुआ है वो फाइल कर सकता है, कैन फाइल द केस ईदर इन दैट कोर्ट अंडर हुज जुरिस्डिक्शन मूवेबल प्रॉपर्टी लाइस, उस कोर्ट में जा सकता है जहाँ पे जिसकी जुरिस्डिक्शन में वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसके जुरिस्डिक्शन में वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। आपका कार है, आपके घर के सामने कुछ हुआ है, आपके घर के सामने वाले कोर्ट में जा सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लाइस और इन दैट कोर्ट अंडर हुज जुरिस्डिक्शन दैट डिफेंडेंट रिसाइड, या तो उस कोर्ट में जहाँ पे वो डिफेंडेंट रिसाइड कर रहा है। डिफेंडेंट मतलब आप हो दुखी आत्मा, और जिसके अगेंस्ट आपने केस फाइल करना है वो है सुखी आत्मा, जिसने गलत काम किया है आपके साथ। तो अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो आप आपके घर के सामने वाले कोर्ट में चले जाओ जिसके जुरिस्डिक्शन में आपका ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, या तो वो डिफेंडेंट जहाँ पे रिसाइड कर रहा है ना उसके एरिया के कोर्ट में चले जाओ। आप दोनों एरिया में जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तीनों कंप्लीटली दिल और दिमाग और नस में बैठ चुका है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक होता है सेट ऑफ काउंटर क्लेम एंड इक्विटेबल सेट ऑफ का। ये मैंने एक ही पैराग्राफ में पूरा जो है ना एक्सप्लेन कर दिया है, एक ही पैराग्राफ पे आपको अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक ही पैराग्राफ में हो जाएगा। सेट ऑफ काउंटर क्लेम एंड इक्विटेबल सेट ऑफ, स्टोरी है समझना। इफ अ प्लेंटिफ सूज, प्लेंटिफ कौन? दुखी आत्मा, सूज द डिफेंडेंट फॉर अ सर्टेन अमाउंट, कुछ पैसों के लिए आपने सू किया डिफेंडेंट को। इफ अ प्लेंटिफ सूज द डिफेंडेंट फॉर अ सर्टेन अमाउंट एंड डिफेंडेंट ऑल्सो क्लेम्स इन द फर्स्ट हियरिंग, जो पहला हियरिंग हो रहा था ना उसमें उसने क्लेम कर दिया। क्या क्लेम किया सर? देखो, आपने कुछ पैसों के लिए डिफेंडेंट को सू किया और उसी फर्स्ट हियरिंग में कोर्ट में उसने क्लेम कर दिया। क्या क्लेम किया? फर्स्ट हियरिंग इन द कोर्ट दैट ही ऑल्सो हैज़ अ रिसीवेबल फ्रॉम द प्लेंटिफ, कि उसको भी पैसा जो है वो लेना है आपसे। समझ में आ रहा है? उसको भी पैसा जो है वो लेना है आपसे, कैसे? आपने उससे पैसा लिया था, उसने आपसे पैसा लिया था, दोनों ने ऐसा ऐसा किया था। अब आपको पैसा चाहिए आपका वापस, और आप भूल गए कि आप ही ने तो पैसा लिया था उससे। तो अगर ये आप भूल रहे हो, तो भैया वो क्लेम कर देगा ना पहले हियरिंग में कि भैया मेरे को भी तो पैसा देना उसको। अब देखो, सेट ऑफ काउंटर क्लेम इक्विटेबल सेट ऑफ क्या होता है? इफ़ डिफेंडेंट मतलब जिसके अगेंस्ट में आपने केस किया, हैज़ मोर रिसीवेबल, इफ़ डिफेंडेंट हैज़ मोर रिसीवेबल, अगर डिफेंडेंट आपसे ज़्यादा पैसा जो है डिमांड करता है। क्यों डिमांड करेगा? रिसीव करने के लिए कैपेबल है वो डिफेंडेंट आपसे ज़्यादा पैसा, क्योंकि आपने ज़्यादा पैसा उससे लिया था और आपने कभी सपने में नहीं सोचा नहीं था कि डिफेंडेंट पैसा मांग लेगा। पकड़ लो ये पकड़ लो, आप और आपकी मम्मी के बीच में केस चल रहा है, नहीं मम्मी नहीं पापा के बीच में केस चल रहा है। आपने कोर्ट में केस फाइल किया था, पापा ने मेरे से 50,000 रुपये लिया था, अभी तक दिया नहीं, और पापा ने कोर्ट में बोल दिया भैया बचपन से बड़ा होते होते इसके ऊपर जितना खर्चा किया मैंने, कम से कम 1 करोड़, वो मेरे को निकालो पहले। तो अगर डिफेंडेंट ज़्यादा रिसीव कर रहा है आपसे फ्रॉम द प्लेंटिफ, देन if defendant has more receivable than the amount demanded by plaintiff, such situation, जितना plaintiff डिमांड कर रहे हैं उससे ज़्यादा तो रिसीव ही है। मतलब जितना आप अपने पापा से डिमांड करो, 50,000 आपने केस कर दिया पापा के ऊपर, उससे ज़्यादा तो भैया पापा आपसे जो है ना पाते हैं। तो क्लेम अगर ऐसा है, इफ़ ही हैज़
डिमांड द प्लेंटिफ सच सिचुएशन इट इज़ कॉल्ड काउंटर क्लेम। इसको हम लोग कहेंगे काउंटर क्लेम। पापा ने काउंटर क्लेम कर दिया। पापा ने क्या किया बताओ? काउंटर क्लेम। पापा ने काउंटर क्लेम कर दिया, ठीक है, काउंटर क्लेम। और अगर इफ़ ही हैज़ टू रिसीव द सेम अमाउंट, अगर पापा को भी 50,000 आप भी 50,000 सेम अमाउंट है, तो उसको कहा जाएगा सेम अमाउंट है, सेम अमाउंट, देन इट इज़ कॉल्ड इक्विटेबल सेट ऑफ। इसको कहा जाता है इक्विटेबल सेट ऑफ, अगर अमाउंट सेम है तो। बट इफ़ हिस रिसीवेबल इज़ लेस, अगर पापा 20,000 आपसे पाते हैं, आप पापा से 50,000 पाते हो, तो उसको कहा जाता है सेट ऑफ। तो 20,000 का सेट ऑफ हो जाएगा, बाकी 30,000 जो है पापा से आप मांग सकते हो कोर्ट में। लेकिन क्या आप अपने पापा के अगेंस्ट कोर्ट में फाइल करोगे केस? छी 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 ससुर। अच्छा सुनो, नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल के तौर पे, इफ़ ए सूड बी फॉर ₹10,000, ठीक है, इफ़ ए सूड बी फॉर ₹10,000, बी इन द फर्स्ट हियरिंग claims that he has receivable from A ₹15,000। अगर 15,000, 10,000, 8,000, 3 केसेस मैंने बताया यहाँ पे। अगर 15,000 है, मतलब ज़्यादा है, देन इट इज़ कॉल्ड काउंटर क्लेम, ठीक है, काउंटर क्लेम, क्योंकि पैसा मैं ज़्यादा पाता हूँ आपसे। अगर सेम अमाउंट है तो इक्विटेबल सेट ऑफ, अगर अमाउंट कम है तो सेट ऑफ। समझ में आ रहा है? अमाउंट ज़्यादा है काउंटर क्लेम, सेम अमाउंट इक्विटेबल सेट ऑफ, इक्वल सेट ऑफ, और अगर अमाउंट कम है तो सेट ऑफ। समझ में आ रहा है? ये पूरा अच्छे से कर लेना है, एग्जामिनेशन में ये लिख देना भैया, बवाल मार्क्स मिलेगा, मेरे को मिठाई खिलाना है बस। चलो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग टेम्पररी इंजंक्शन। ये कुछ देखेंगे, उसके बाद क्लास ख़त्म करेंगे आज का। टेम्पररी इंजंक्शन क्या होता है? द कोर्ट में ग्रांट टेम्पररी इंजंक्शन, टेम्पररी रिलीफ कह सकते हो तुम, टू रिस्ट्रेन एनी such act for the purpose of preventing the wasting, damaging, alienation or sale or removal of disposal of the property। पकड़ लो एक बिल्डिंग, एक फ्लैट पकड़ लो, एक फ्लैट जो है ना, उससे रिलेटेड कुछ केस चल रहा है। फ्लैट जो है वो सेल कर रहा है आपका भाई, आप कोर्ट में जाके कह रहे हो कि ये फ्लैट मेरे नाम का है, मेरा भाई कैसे सेल हो सकता है? तो कोर्ट क्या करेगा? सबसे पहले तो वो टेम्पररी इंजंक्शन फाइल करेगा। टेम्पररी इंजंक्शन क्यों, कैसे, किस लिए? टेम्पररी इंजंक्शन इसलिए सो दैट वो सेल होने से रोक पाए जब तक कि ना जजमेंट आ जाए। समझ में आ रहा है ना? तो ये एक प्रकार का जो है टेम्पररी ऑर्डर होता है कोर्ट का, सो दैट किसी भी कोई भी सामान है उसका सेल, उसको ख़राब होने से बचाया जाए, उसको सेल होने से बचाया जाए, जब तक कि ना केस का जजमेंट आ जाए, कोर्ट का जजमेंट आ जाए, है ना? फिर है इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स। ये एक प्रकार का इंटरियम ऑर्डर है, बीच का ऑर्डर, मतलब केस चल रहा है और बीच में ऑर्डर दे दिया कोर्ट ने, पास बाय कोर्ट टू प्रिवेंट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द केस विच इज़ पेरिशेबल इन नेचर। पेरिशेबल गुड्स है, फॉर एग्जाम्पल एक ट्रक अंगूर, ये तो ख़राब हो जाएगा 1 हफ्ते में, तो केस तो चलेगा 1 साल। तो ये क्या करे? ख़राब होने दे? नहीं, इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर पास करेगा कोर्ट, बोलेगा पेरिशेबल है ना नेचर, वो जो गुड जो केस चल रहा है जिसके कारण वो जो सब्जेक्ट मैटर है वो सब्जेक्ट है पेरिशेबल, वो ख़त्म हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा बहुत जल्द। तो देखो, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द केस विच इज़ पेरिशेबल इन नेचर। एग्जाम्पल, बोथ A and B are claiming a truck full of grapes. Court will first order sell of these grapes, which is an interlocutory order. कोर्ट बोलेगा सेल कर दो ग्रेप्स को, और जो पैसा आएगा वो कोर्ट के पास रखेंगे हम लोग, क्योंकि जजमेंट जब सुनाया जाएगा उसके बाद जिसका होगा पैसा उसको दे दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट है डिटेंशन, प्रिजर्वेशन, इंस्पेक्शन एक्सेट्रा ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। ये एक छोटा सा पार्ट है जो मैं होमवर्क देने वाला हूँ आपको, इंटरप्रिटेशन स्किल आपको सिखाने के लिए। आप इंटरप्रेट तो कर पाओ, नेक्स्ट क्लास में इसको इंटरप्रेट कर दूंगा, लेकिन आपको सीख लेना है, एक बार कर लेना है, एक बार करना है, देखना है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट क्लास में इसको करवा दूंगा, ठीक है ना? तो आज का वीडियो जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं फटाफट, और 1-2 क्लास में पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये आपका चैप्टर। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।